पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जनरल काउंसिल के इजलास में वो पैगाम बबांगे दोहल सुना दिया, और ये पैगाम डू मोर नो मोर की सूरत आवाज़ जो थी वो और अल्फाज जो थे वो एहसन इकबाल साहब के थे, लेकिन इनफ इज़ इनफ लहजा किसी और का था। ये क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है? शहबाज शरीफ ने जो मुफीद मशवरे दिए हैं, जुबैदा आपा के टोटके बताए थे, वो सरेआम उन्होंने क्यों बताए, आज पब्लिकली क्यों बता दिए? अंदरूने खाना बैठ के जो डिस्कशन होती थी उसमें उन्होंने ये मशवरे दिए होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो फिर उनको ये जनरल काउंसिल में क्यों कहने पड़े? बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, सब अच्छा नहीं है। और आज कोर कमांडर्स का 7 घंटे का इजलास हुआ सिर्फ अफगानिस्तान पे, यह हम मानने को तैयार नहीं है। एक खामोश जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसका पैगाम क्या है, और इस खामोशी के पीछे कोई तूफान तो नहीं, इस पे भी हम आज के इस प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब और इंतखाबी जो इस्लाहाती तरमीम है उसको भी चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और एहसन इकबाल साहब से तुम बात करेंगे कि उनके हवाले से कि उन्होंने इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिया। मेरे साथ आज बहुत ही अहम पैनल मौजूद है। मेरे साथ पाकिस्तान के चंद मोतबर तरीन सहाफ़ी और तज्जिया निगार और तबसरा निगार मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जनाब सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, मेरे साथ अवैस तौहीद साहब हैं, मेरे साथ जनरल एजाज अवान साहब हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब सलीम बुखारी साहब लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। क्विकली मेरे साथ इस वक्त वजीर रेलवे भी हैं साफ़ी साहब और जनरल साहब अवैस साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें उनसे बेहतर कोई और शख्स नहीं है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में उन अपने मौक़िफ़ को, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को बेहतरीन तरीके से दिफा उसका कर सके। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप आज आपने बड़े ज़बरदस्त अशार पढ़े और आज बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल भी था, लेकिन 2-3 बड़े बुनियादी सवाल हैं। एज आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी हैं, बल्कि माना जाता है किचन कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। ये जो 2 मुशीर या मुशीरों की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, किसकी तरफ इशारा है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनमें अंदरूनी खाना मुशावरत का अमल भी जारी रहता है, मशवरे ठीक भी मिलते हैं, कभी मशवरे ठीक नहीं भी मिलते। और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि जमातों में ऐसे लोग होने चाहिए जो अगर कोई कहीं गलती हुई हो तो उसकी निशानदेही करें। तो ये बात अगर शहबाज शरीफ साहब ने की है तो जाहिर है उसका कोई पस मंजर होगा और उन्होंने ये अपनी दिल की बात वो ज़बान पे लाए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो जिसने कही उसका भी हौसला है और जिसने सुनी उसका भी हौसला है, तो ये अच्छी बात है। ऐसा कल्चर पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। इसके लिए तो हम स्ट्रगल करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मुल्क में कहती हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, उनके अपने अंदर भी जमहूरी रवैये होने चाहिए। तो जमहूरी रवैये, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा साद भाई, लेकिन क्या जमहूरी रवैये जो हैं उनका इजहार हुआ आज के इस इजलास के अंदर, जिसमें मियां नवाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने मुंतखब कर लिया? देखिए आसमा बहन, ये थर्ड वर्ल्ड की जो ममालिक है और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई माने या ना माने, बहरहाल ये एक शख्सियत जो है उसके गिर्द घूमती है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, और आप इर्द गिर्द जाए तो ऐसा ही है। वक्त लगेगा चीजों को बदलते हुए, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 4 बार हमने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाया है और फिर खुद जमातें बनाई हैं और ऐसी लीडरशिप्स लेके आए हैं जो लीडरशिप्स अवाम नहीं लाए थे। उसमें मेरी अपनी लीडरशिप भी शामिल है, और उन्हें 10 से 15 साल लगते हैं फिर सीखते हुए, क्योंकि ये उनका काम नहीं होता जिसमें उनको डाल दिया जाता है, उसमें वो गलतियां भी करते हैं, और जब वो सीख जाते हैं, महारत हासिल करते हैं, तो फिर वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर को, जमहूरी कल्चर को तो हमने चलने नहीं दिया बदकिस्मती से। अब अल्लाह का शुक्र है पिछले 10-12 साल से एक तसलसल चल रहा है, इंशाल्लाह ये चलेगा। तो सियासी जमातें जो उनमें जो फिल्टर लगे हुए हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, ये फिल्टर की बात है ना, फिल्ट्रेशन की बात है। और भी लोग बात करते हैं, हम हो सकता है हम भी अंदर ये बात करते हो, तो चीजें ग्रेजुअली हर पॉलिटिकल पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जो एक महाजराई की सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इदारों के साथ लग रही है, ये इससे पहले कम देखने को मिली है। कल आप देखें रेंजर्स का वाकया था, फिर हमने सुना कि आपकी और एहसन इकबाल साहब की कुछ तल्ख कलामी भी हुई, हो सकता है इसमें सदाकत। अच्छा, तल्ख कलामी मैं अपने दोस्तों के साथ तो वैसे ही नहीं करता, और आसन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं, उनसे तो वैसे ही कर नहीं सकता। देखिए मैंने वही कहा था कि ये रेंजर्स वाला वाकया ले लें। देखिए इसको अगर हम ये कहें कि ये खुदा ना खास्ता कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं। ये ठीक है कि वहाँ पे रेंजर्स के मुकामी जो साहब इंचार्ज होंगे उन्होंने तजावुज किया या मीडिया को नहीं जाने दिया, वकला को या जो अप्रूव लिस्ट थी उसको नहीं जाने दिया,
इंसानों से गलती हो जाती है ना, ठीक। अब हम उसको साजिश बना दें तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आसिम साहब वजीर दाखिला है, हाँ। वो वहाँ गेट पे काफी देर खड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने तो खैर गेट का रुख नहीं किया है क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। तो आसिम भाई ने सारी बातें दुरुस्त की, पर वो जो इस्तीफे वाली बात थी उससे मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं थी। तो वही मैंने उनसे अर्ज की और मीडिया पर भी ये बात की, ना उन्होंने बुरा बनाया, ना उनके दिल में कुछ है, ना मेरे दिल में कुछ है। अभी हम थोड़ी देर पहले इकट्ठे बैठे थे, फिर पार्टी मामलात पे मुशावरत कर रहे थे। लेकिन ये काम चलता रहता है। स्टेट विद इन द स्टेट जो है ये तो काफी, और बनाना रिपब्लिक की भी उन्होंने बात की। तो ये जो साहब बोल रहे हैं ना, ये हाँ। एक मिनट, ये जो साहब बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है कौन सा। ओवैस साहब, ओवैस तो हमारे सीनियर साहब। जी अवैस जी जी। जी अवैस भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। गुजारिश ये है कि जो मंजर कल वहाँ हुआ, मैं उस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे बात करनी नहीं आती, ठीक। बात भी करनी आती है, मुझे कुछ पस मंजर का भी अंदाजा हो गया क्योंकि वक्त गुजर गया है। लेकिन आसमा बहन, हमने चीजों को आगे बढ़ाना नहीं है, खराबी की तरफ चीजों को समेटना है। एक बात और है, मेरे नजरियात बड़े वाजे हैं और सबको पता है कि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ बड़ी क्लैरिटी है उसमें। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम ये चाहें कि जमहूरियत रातों रात उस मुकाम को टच कर ले जहां हमारी ख्वाहिश है, तो ये एकदम नहीं होने वाला काम। तो आपके ख्याल में महाजराई नहीं होगी? नहीं, महाजराई करने, ये भी सुन लें, नासिर मौजूद है, ठीक, जा बजा मौजूद है, खैर से हर जगह मौजूद है और हर दौर में मौजूद रहते हैं। जिनका दिल करता है कि महाजराई हो और लड़ाई हो जाए, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, ठीक, हमारे इर्द गिर्द भी है, शायद हमारे सफों में भी मौजूद होंगे, बाकी मेहरबानों की सफों में भी मौजूद होंगे और मुल्क से बाहर भी मौजूद है। लेकिन ये काम नहीं होने देना, इसको समेटना है और समेट के तो पुरअमन तरीके से आगे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब, बहुत सारे सवालात रह गए लेकिन टाइम ज़ाहिर है कम है। साफी साहब, आप क्या तबसरा करेंगे? एक तो आज जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई उसके हवाले से, और फिर एक चुप और खामोश कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कोर कमांडर मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, और किसी को भी नहीं पता। DGISPR ने भी उसकी कोई तफसील नहीं दी है। हम तो ये समझते हैं और कि उसमें चूँकि एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ज़िमन में भी कुछ न कुछ रिपोर्ट वज़ीर आज़म ने और ख्वाजा आसिफ ने पेश की होगी, तो वो चूँकि मुल्क की सलामती से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और दूसरा जो आर्मी चीफ साहब परसों गए थे अफ़गानिस्तान, तो मेरे ख्याल में वो एक मामूल का विज़िट नहीं था, बल्कि मैं तो उसको एक पाक अफ़गान ताल्लुकात के ज़िमन में एक टर्निंग पॉइंट समझता हूँ। उससे पहले उसके लिए बहुत होमवर्क भी हुआ है, दोनों मुल्कों के इदारों ने भी किया है। तीसरा ये कि इतनी तलखियों के बाद और साल डेढ़ साल की तलखियों के बाद मेरे ख्याल में जो उसके बाद अशरफ गनी के दफ्तर से जो आलामिया जारी हुआ है और जिस तरह अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और नेक तवक्कुआत का इजहार किया गया है, बात है ये। तो मैं तो उसको बहुत आती, लेकिन ये जो बात हुई थी कि वो कौन थे और मुशावरत और शहबाज शरीफ साहब, इस पॉइंट पे मैं आती हूँ। मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि कोर कमांडर मीटिंग में, चूँकि कोर कमांडर्स को दिलचस्पी होनी चाहिए सिर्फ इन कामों से, सियासत और इन ड्रामों पे डिस्कशन करना और ये चीज़ें तो सियासतदानों का और हमारा काम है। तो खैर मैं तो उसके बारे में ये समझता हूँ। बाकी क्या रहा है, तो एहसन साहब ने ये अभी साद रफीक साहब ने बड़ी अच्छी बातें कह दी। उसमें एक उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं, तमाम फरीकों की तरफ से ये थर्ड वर्ल्ड की थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है, जो बड़े गंदे तरीके से, और किसी एक भी फरीक के ना हाथ साफ है, ना वो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा है कोई एक फरीक भी, और एक शख्सियात का और इदाराजाती मफादात का गेम है जिसके नतीजे में मुल्क और अवाम सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में वो दो कौन थे? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है जो इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स हुई है वो गलत है, लेकिन पैगाम बहुत वाजे दिया गया है। और आपने एहसन इकबाल साहब की बात की सुनी, नो मोर, जनरल कौंसिल से कह रहा हूँ इनफ इज इनफ। वो ट्रम्प को तो नहीं कह रहे थे, वो पिंडी को कह रहे थे, पिंडी को कह रहे थे, जाहिर बात है उन्होंने कंटिन्यू किया। और जो उनकी टोन जो एहसन इकबाल साहब की थी उससे यही लग रहा है जो हम तशरीह करते हैं, सियासी जो तशरीह कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जिसके भी तरफ इशारा किया हो, बात ये है कि जो पहले इख्तलाफात की बात थी हाउस ऑफ शरीफ के अंदर, वो पब्लिक स्पेस में शहबाज शरीफ साहब ने वो बात दोहराई जो चौधरी निसार साहब ने कहा था। और बात ये कि इख्तलाफ मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ये जो दूसरा सियासी, मेरी नज़र में दूसरा सियासी जन्म जो ले रहे हैं,
اور اس بیانیے کے ساتھ جس میں وہ پی ایم ایل این کو اس ڈگر پہ لینا چاہتے ہیں، انٹائی اسٹیبلشمنٹ، انٹائی اسٹیٹس کو، جو آج نعرے لگ رہے تھے، جو ایک ایٹماسفیئر بنانا چاہ رہے تھے، جو مثالیں دے رہے تھے، وہ ساری مثالیں ایسی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب ہیں وہ نظریاتی آدمی ہو گئے ہیں، جو انہوں نے پہلے کہا تھا، اور وہ نظریات کی بنیاد پہ پارٹی کو لے جا رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر کانٹرڈکشن ہے پارٹی کے اندر. ان کا سخت گیر موقف یا ان کے کچھ رفقا کا سخت گیر موقف یا ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا اپنے باپ کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے ٹو کرنے کا، وہ پی ایم ایل این کے ڈی این اے سے میچ نہیں کرتا، کمپیٹیبل نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتا. پی ایم ایل این کی کوئی یعنی وہ نظریاتی پالیٹکس نہیں کر سکتے، مزاحمت کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. پی ایم ایل این کی جو جس کوک سے جنم لیا وہ عامر کے دور سے لیا انہوں نے، اب اس کو جب ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنے بھائی سے وہ اختلاف سامنے اور وہ آج نظر بھی آئے. بالکل بالکل آپ اس پیغام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انف از انف، ڈو مور کو نو مور. I don't think کس کے لیے پیغام؟ میرے خیال میں یہ آرمی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان آرمی کا پچھلے 9 سال سے رویہ ہے، اور پرٹیکولرلی ابھی جب قمر باجوہ جب سے آئے ہیں، انہوں نے بڑی واضح ہر اوکیزن پہ کہا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ نہ مجھے پچھلے پرائم منسٹر سے کوئی اختلاف ہے، نہ موجودہ پرائم منسٹر سے کوئی اختلاف ہے. ہماری پریورٹیز سیکیورٹی سچویشن ہے، ملک کے اندر دہشت گردی کو فائٹ کرنا، اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہمارے ہیں ان سے آنے والی تھریٹ کو فائٹ کرنا ہماری پریورٹی ہے. اسی پہ وہ فوکسڈ ہیں، اور یہ جسے آپ خاموش کانفرنس کر رہی ہیں یہ ہر مہینے ہوتی ہے، اور اس کانفرنس میں جو اس کا پیٹرن ہے سیکیورٹی سچویشن. اب کل اس کو اسپیشل کور کمانڈرز کہا گیا تو، اور ظاہر ہے رینجرز کے واقعے کے بعد انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہے. جنرل صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انپریسیڈنٹڈ جو ڈپلومیٹک سورسز سے آ رہا ہے، جو افغان ایمبیسیڈر یہاں پر ہیں ان کے اس سے، جو افغانستان سے آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اتنے خوشگوار ماحول میں ماضی میں نہیں جس طرح بدقسمتی ہے کہ ماحول جو ہے اس طرح کا ہے، پولیٹیکل جو ہے اس اعتبار سے اسپیشل ہے کہ جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ بڑی ایک بریک تھرو ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز میں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جانا، آرمی چیف کا جانا، اور اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، جو غلط فہمیاں تھیں انہیں دور کرنے کی ابتدا کی گئی ہے، اور اس کا جو مشترکہ اعلامیہ یا جو سٹیٹمنٹ ہیں بہت پازیٹیو ہیں. تو اس اعتبار سے تو یہ ایک اسپیشل کانفرنس ہے کہ ہمیں جو تھریٹ ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے این ڈی ایس وہ آئس بریک ہوئی ہے نا سر، وہ آئس بریک ہوئی ہے، اور جو وہ رابطے کا بحال ہو جانا، اور یہ پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشین جو پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے. بالکل. لیکن اس اعتبار سے لیکن جنرل صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سلیم بخاری صاحب آپ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ میں تو آپ سب لوگوں کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں تو جاننا چاہتی ہوں. جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہیں جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو کہا ہے احسن اقبال صاحب نے، یہ انہوں نے ویسے ہی کہا ہے، اور یہ بخیر امریکہ کے ریفرنس میں آرمی کے لیے یہ میسج نہیں ہے. اچھا تو کس کے لیے؟ ہاں جی، وہ اپنے کسی رائیول کو دے رہے ہوں گے، ودن دا پارٹی کچھ دے رہے ہوں گے میسج. پہلی بات تو یہ ہے مجھے، میں آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ جنرل صاحب کہ پہلے وہ میں نے جنرل صاحب دیکھے ہیں جنہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے اتنی سمجھداری کی بات کی ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ باقی کے سارے لوگ جو ہیں ان کے کنٹمپریریز ہیں جو پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے سیلف کریٹڈ ایجنڈا بنا رکھا ہے کہ لڑائی کرا کے چھڑنی پاوے جو مرضی ہو جائے، انہوں نے ایسی تیسی سیاستدان نال لڑن فوج نال. پہلی بات تو یہ ہے کہ I salute him. That is how interpretations should be done. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ yes, جنرل who is leading the army انہوں نے بالکل کیٹیگوریکل ٹرم میں کہا ہے نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں آپ کی پالیٹکس میں، نہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی نوعیت کے اختلافات ہیں، آپ ڈھنگ سے حکومت چلائیے. یہ میرے خیال سے سین میسج کوئی بھی دے، چاہے وہ فوج کا جرنیل ہو یا کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، دیٹ شوڈ بی ویل ٹیکن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے اس سیناریو سے فوج کو ذرا الگ رکھنے کی بات کی ہے. دوسرے ہمارے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چونکہ آمروں کی پیداوار ہیں، میرا سوال ہے ان سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا وہ سیاستدان ہے جس نے حکومت کی اور وہ فوج کے گملے سے نہیں آیا. آ جائیے شروع کر لیتے ہیں ذرا بھٹو صاحب سے. He was the one who used to call General Ayub Daddy. میں نے تو نہیں کہا تھا،
उन्हीं की कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी थे, उसके बाद से उन्हें समझ आ गई, आंखें खुल गई उनकी, चलिए ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब एक यूनेटो साहब आए, बहुत बड़े सिविलियन थे, कौन लाया था उसको और किसने निकाला उनको। उसके बाद आप आ जाइए, आगे चलते आइए नवाज शरीफ साहब, ये भी पैदावार है जनाब फौज की, एक जर्नैल की। वो नहीं थी किसी डिक्टेटर। ना बेनजीर साहिबा के तो ये किसने कहा नहीं, बताइए आप, into the system आप बताइए ना, आप चीखे नहीं सलीम बुखारी साहब, जरा टोन नीचे कीजिए। नहीं मैं चीख नहीं रहा, मैं आर्गू कर रहा हूँ और आर्गूमेंट सुनने की हिम्मत रखे आप। प्लीज वो कीजिए, मैं चीख नहीं रहा हूँ, मैं आर्गू कर रहा हूँ। चलिए आपकी आवाज ऐसी है, चलें कंटिन्यू कीजिए। जी 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 मेरे बोलने का स्टाइल ऐसा हो सकता है। अच्छा नहीं ठीक है समझ गए सर, बिल्कुल आप अपने कलीग्स पर कभी चीखता हूँ, नहीं लेकिन मुझे हकायक जब तोड़े मरोड़े जाते हैं तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। जिलानी साहब की गोद में परवरिश पाए, वहीं से आए नवाज शरीफ साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से ताल्लुक था। किसने कहा नहीं, लेकिन बेनजीर साहिबा का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। आपने कहा कि कोई पॉलिटिशियन, बेनजीर साहिबा का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन भाई साहब एनआरओ करके वापस सिस्टम में, ये बात की बात है, उन्होंने परवरिश नहीं पाई, उनकी कोख से जन्म नहीं लिया अमरीत के दौर से। भाई जिस पार्टी की क्रिएटेड की वो बेटा है, वो था फौज का परवरदा। ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। वो कौन थे, वो दूसरी मुशीर बात ये आज के हवाले से जो मेरी गुफ्तगू है वो सुन लीजिए। जी सर। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, इसको अगर वो अवेल कर जाएं तो अक्लमंदी की, दानिश की बात है, वरना नुकसान उठाएंगे। इस वक्त उनको जिस ग्रैंड डायलॉग की उन्होंने बात की है उसको मटेरियल टर्म्स में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। फौज के साथ ना मुखासमत वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनको करनी चाहिए, इसलिए कि फौज अपना काम कर रही है, ये अपना काम करते रहें। सही बात। दूसरी बात ये है कि जो ग्रैंड डायलॉग है इसको प्रैक्टिकली साबित करना होगा कि वो तमाम सियासी जमातों को लेके साथ चले, बैठ के उनसे मुशावरत करें। बिल्कुल वो चलेंगे कैसे, वो तो तन्हा है इस वक्त साफी साहब, वो कैसे चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, वो आपको लगता है वो चल पाएंगे लोगों के साथ? नहीं देखिए, ये इस वक्त पहली बात तो ये कि ये इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दौर वो होता है कि जब इंसान नया इक़्तिदार में आ जाता है, जब आपके साथ इत्तेहादी भी होते हैं। अब जब मियाँ साहब इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि मैं बदल गया हूँ, जो अपोजिशन के उनके दिन थे और हम जैसे लोग भी कुछ थोड़े से धोखा खा गए थे कि शायद वो बदल गए होंगे, ठीक है। दूसरा वो ये कह रहे थे कि मैं जमहूरियत का अलमबरदार बन गया हूँ। अब इक़्तिदार में आने के बाद उस वक़्त देखिए जरदारी साहब भी उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात थे, उनके साथ मौलाना फजल रहमान की सूरत में मजहबी जमातें भी थी और उनके साथ महमूद चकजई की सूरत में और हासिल बिजंजो के सूरत में उनके साथ कौम परस्त जमातें भी थी। MQM के साथ भी इतनी हॉस्टिलिटी नहीं थी। ये जो नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की और नए सिविल मिलिट्री रिलेशन की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो उन्होंने इन चीज़ों को रत्ती बर तवज्जो नहीं दी। ठीक, हत्ता कि उन्होंने, अब ये देखे, ये वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर किस तरह यकीन करूं कि आपने फाटा के अवाम को पहले तो साल कमेटी बनाने में लगा दिया, फिर उनके MNAs आपके पास बैठे हुए लाखों लोगों ने उनको वोट दिया, वो अपने लिए कानून साजी नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखिए उसने पार्टी को सस्पेंड कर दिया। पार्टी के वो जो रिवायती इजलास होते हैं वो भी नहीं कर रहे थे, हत्ता कि वो काबीना के इजलास भी नहीं कर रहे थे। जो सिविल मिलिट्री डायलॉग का असल फोरम था वो था कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। एक साल तक, यानी इस मुल्क में जिस तरह जमहूरियत को जमहूरी लोगों से खतरा है आपके ख्याल में कि जमहूरियत को जमहूरी लोगों के साथ, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो इस वक्त फौज को सबसे ज्यादा खतरा वो जो फौज के मुफ्त में तर्जुमान बने होते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं जो जिसका खुशामदी है, जो जिसका खुशामदी है, मैं समझता हूँ वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको सबसे ज्यादा ये है कि मियाँ साहब को भी, अभी मैं नाम ले लेता हूँ, लोग नहीं लेते, ये जो अनइलेक्टेड लोग थे, ये इरफान सिद्दीकी साहब, ये फातमी साहब, ठीक है, यही लोग थे। ये वो दो लोग थे जिनकी तरफ इशारा हुआ। हाँ, उनका कोई काम भी नहीं होता था ना। अब इरफान सिद्दीकी के पास कौन सी वजारत थी, ये उसके साथ वो दिन रात जो है वो उधर बैठे होते थे, साजिशों के लिए फारिग होते थे। उनको कहते थे, अभी भी उनको कहते हैं कि तुम तो ये बर्दगान हो, तुम ये फलां हो। उनको इस मुकाम तो मियां साहब तो किसी की मानते नहीं है, वो तो उर्दू के अंदर सुनते सबकी है, मानते किसी की नहीं है। उर्दू के अंदर मतन लिख के देता था और एक अंग्रेजी के अंदर मशवरा। लेकिन हालात में तो ऐसे बन गए हैं ना। देखिए नहीं, हालात मैंने तो आपको बता दिया ना, सब फरीक गलती पे हैं।
हर फरीक, किसी फरीक के पास भी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं नहीं है, वो तो फिर तो सब लेकिन मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, देखें हाँ। कि एक तो ये पार्टी बनी ही नहीं है लड़ने के लिए, जिन लोगों से वो लड़ना चाहते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नज़रियाती सियासत की और उसूली नज़रियाती सियासत की तवक्को और इनकलाबी सियासत की तवक्को मुमकिन नहीं है। करना ऐसा है अच्छा, जिस तरह के कोई पीटीआई से अखलाकी और उसूली सियासत की तवक्को। साबिर साहब ने पीटीआई भी, मैं ब्रेक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद जैसे साहब, भाई साहब, साबिर साहब और वैस साहब आती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद होने क्या वाला है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो वो क्या होने वाला है पॉलिटिकली भी मार्च से पहले पहले होना है। कल शेख रशीद साहब ने कई बातें बहुत अहम और बड़ी संजीदा बातें भी की हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम ब्रेक से पहले इस पे बात कर रहे थे कि होने क्या वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल यही है जनरल साहब कि आप एक देख रहे हैं कि सिविल मिलिट्री टकराव अब नहीं होगा, जिस तरह से कोई रिस्पांस नहीं, पहले तो होता रहा ना, मतलब बीच में वो आपने माजी देखा। है, 10 साल से तो कुछ नहीं हुआ और ना अभी अगले 6 महीनों में कुछ होने जा रहा है। अब अगर हम चीजों को खींच कर उस तरफ ले जाएं या खामखा के कुछ इमैच्योर ट्वीट्स और इमैच्योर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई पॉलिटिशियन एक स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में जितना इस वक्त अच्छा माहौल है मुल्क में, एटलीस्ट जो हमने देखा और हमने ये सारे अदवार देखे हैं। आई वाज एन आर्मी जब ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया था, आई वाज अ कैडेट एट दैट टाइम इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जितना माहौल इस वक्त साजगार है पॉलिटिकल प्रोग्रेशन के लिए और या पिछले 9 साल से है, इतना तो कभी नहीं रहा। और हर तरह की अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद किसी ने कोई एडवेंचरिज्म नहीं किया। अब अगर पॉलिटिशियंस खुद ही, जिस तरह अभी ये जो कुछ भी एक अमेंडमेंट हुई है, हर लिहाज से इमोरल है, गैर अखलाकी है, मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी जो अभी कराई गई है। चैलेंज हो गई वो तो अब, हाँ। चैलेंज भी हो जाएगी। और जो कुछ जुडिशरी के बारे में रिमार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो अदारों की तस्दीक करना हुकूमत वक्त का काम नहीं होता। अदारों के साथ मिलके चलना होता है। ये वही अदारा है जिसके फैसले पे अमल न करने पर इन्हीं साबका प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया था कि ये हैवानों की बस्ती नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। गिलानी साहब के लिए उन्होंने आज कहा था, सुप्रीम जी हाँ। कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो के ये जवाब आ रहा है कि ये 5 होते कौन है मुझे निकालने वाले, मुझे क्यों निकाला। एनवायरनमेंट बदल गया ना, अब या अल्लाह या रसूल के नारे नवाज शरीफ साहब के लिए लगते हैं। अब तो हालात नहीं, वो भी है, वो भी है, ये दिन भी आने थे। वैसे अच्छा, आप क्या देखिए, कहें इसमें? इस मुल्क में साइकोफेंट्स की कोई कमी नहीं है, हर हाल में पाए हर जाते शोबे हैं, में। हर शोबे में पाए जाते हैं। हम ब्रेक में बात करते हैं ट्वीट से, तो जनरल साहब वो इमेच्योर लफ्ज जो है ना वो एक्सप्लेन कर दें कि ये ट्वीट डॉन लीक्स वाला नहीं था, एसपीआर वाला, ये कोई दूसरा रेफर कर रहा ये बंद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से ट्वीट्स बंद नहीं हो रहे। लेकिन शायद ये बात हुई थी कि अगर वहां से ट्वीट्स बंद करवाए हैं तो यहाँ से भी ट्वीट्स बंद करवाएं, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन देखिए इसमें बात ये है कि ये जो है, ये तो बात 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि सिविल मिलिट्री टेंशन जो है वो नहीं हो, कोई तनाव की सूरत हाल नहीं है। डॉन लीक्स पर हमने देखा तनाव की सूरत हाल थी, वैलिड इनवैलिड रीजनिंग और इलॉजिकल लॉजिकल दोनों तरफ से एक वो था, उसकी बहस में भी नहीं जा रहे। बात ये कि ये मौका कब मिलता है सिविल मिलिट्री टाइज का, और हिस्ट्री भी यही है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस मौके पे जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो ये है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का एक नक्सद है और उन्होंने मुझे इख्तिदार से बाहर फेंक दिया। सियासी तशरीह यही है। वो अब तो सिर्फ अदलिया को कह रहे हैं कुछ अरसे से, वो किसे अदलिया को सिर्फ कह रहे हैं 70 साल से क्या मजाक बनाया हुआ है, ये किसकी तरफ है? नजरिए मैं इसी की जरूरत तरफ, की किसकी बात तरफ है? 70 साल से क्या मजाक बनाया हुआ है और ये मजाक नहीं चलेगा। तो सर गलत, ये कुछ कौन सी- बातें गलत तो नहीं है ना, नहीं, होती तो गलत नहीं नहीं है। मैं ये नहीं पाकिस्तान कह रहा, में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये बयानिया कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि ये आपकी पार्टी से मुताबिकत नहीं रखता ये वाला। इसी वजह से आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही हैं। हाँ। इसी वजह से बहुत सारे लोग ना पहले खड़े हुए थे ना अभी खड़े अच्छा, होंगे उनके साथ। मगर जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दूसरा सियासी जन्म ले रहे हैं तो पहले जन्म का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना। हाँ। इनको भी देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी जमात है जिसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रहा?
शख्सियात को छोड़ दीजिए। ठीक बात। अभी कुछ दिन पहले की बात तो है, 1.5 साल पहले की, जब आसिफ जरदारी साहब ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया 8 से 8 बजा देंगे, अगले रोज किसकी मीटिंग थी? लंच पे पीएम हाउस की मीटिंग थी, इन्होंने मना कर दिया। अब इन्होंने मना किया क्योंकि इनके मुशीरान उससे कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट से नाराज हो जाएगी। लेकिन अब जरदारी साहब वो काम करे जो मियां नवाज शरीफ ने किया था, तो सब भी गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ तो सही करे। तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा लेकिन सर मैं सॉरी सर मुख्तसर 2 जुमले मैं कहूंगा, फिर आप आगे चली जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब इनको सूट करता है तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करते हैं, जब नहीं करता, चाहे आईजीआई ले लें, मेहरान बैंक स्कैंडल ले लें, मेमो गेट ले लें, कुछ भी ले लें, जरदारी साहब का ले लें, इमरान खान साहब का ले लें, और जब इन्हें सूट नहीं करता तो स्टेट विद इन स्टेट का। मैं ये कह रहा हूं कि टाइम हैज कम कि जिस वक्त ये अपना इवॉल्व करें कल्चर, और ये वो कैसे होगा भाई साहब? ये जो है उसके गिर्द ना घुमाएं, वो कैसे और होगा? आगे प्रोफेशनल तरीके से वो पार्टी को कैसे होगा लेके बुखारी साहब? और जब इस मुल्क में रही मार्शल लॉ है, जब यहाँ पे आए 10-10 साल के लिए जर्नैल है, तो फिर सियासतदान भी उसी गमले से उगेंगे ना, वो किसी बाहर के गमले से तो नहीं उग के आएंगे पाकिस्तान के अंदर। बुखारी साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा जनरल साहब ने कहा था कि किसी भी मार्शल लॉ को आप किसी भी आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि हमारी मोर देन हाफ द हिस्ट्री जो है वो आमरों के तहत गुजरी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उसके फैसलों के हवाले से भी पता नहीं इस वक्त है या नहीं है। मुझे बताइए, भुट्टो की फांसी के बारे में क्या कहा गया बाद में? जुडिशियल मर्डर, आज तक पीपल्स पार्टी वो गा रही है। उसके बाद जो जनरल मुशर्रफ है, वो वर्दी में प्रेसिडेंट होने के साथ साथ 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की इजाजत। ये फैसले एनवी करने वाले तो नहीं है, ये फैसले तारीख में हमें आगे ले जाने वाले तो नहीं है। दे आर बैड डिसीजंस, और डिसीजंस के ऊपर कमेंट करने का राइट होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि फौज के साथ कुछ लोगों ने तो उसके गबले से जन्म लिया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको ड्रैग भी किया है। अब आप देखिए, एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, एम्पायर की उंगली से लेके उन्होंने फौज को आवाज दी, और सुप्रीम कोर्ट को वोट दे NA 120 में सुप्रीम कोर्ट को सियासी जमात बना दिया उन्होंने। मगर मुझे हैरत इस बात पर जरूर है कि कोई बात नहीं करता इसके ऊपर। मतलब इसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करना चाहिए और कंडेम क्यों नहीं करना चाहिए, ये मुझे आज तक कभी बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल। हमें इस वक्त नवाज शरीफ को जो मशवरा देना चाहिए, या उनको खुद ये तमीज होनी चाहिए, ये उनमें इतनी हिस्स होनी चाहिए कि इस वक्त उनका बयानिया ये नहीं होना चाहिए जो आज का बयानिया था। ठीक, उन्हें एक ऐसा बयानिया लेके आगे चलना है कि इस मौके को वो एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। दुरुस्त बात। अगर वो इसमें नाकाम हुए तो सारी जिंदगी लेकिन करते रहेंगे, ये मैं बता रहा हूं। गुस्से में हूं, उन्होंने इतना कहा कि गर मैं फॉर गुस्से में विजन, हूं। इतना गर फॉर विजन, जो अभी साफी साहब ने इब्तिदा में सियासतदान ये ना कहा जान था कि सके। अगर आप इस लॉट से मिच्योर और इखलाकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो आप तवक्कुआत आपकी गलत बिल्कुल। है। लेकिन साफी साहब हो क्या जाएगा? मतलब कुछ लोग कहते हैं सिस्टम को खतरा है, कुछ लोग कहते हैं जमहूरियत को। जमहूरियत को किससे खतरा है इस वक्त? आपको लगता है जमहूरियत खतरे में है? बाकायदा जमहूरियत भी रजिया ही हो गई है बाय द वे। मेरे ख्याल में एक तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, उस रोज़ मुझे कोई एक ये जो मुफ्त में आजकल तर्जुमान बने होते हैं फ़ौज के, और जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी भी वक्त फ़ौज मुदाखलत करे और सियासतदानों की भी छुट्टी करा दे, तो वो बिल्कुल ठीक है। मुझे कह रहा था ये कल रेंजर वाले वाक़े के देख, आज ट्रेलर चला दिया उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा कि यार वो फ़ौजी क़यादत ये भी जानती होगी कि ये जो इंडिया रोज़ाना बॉर्डर पर ट्रेलर चला रहा है, और अब तो उनकी लीडर्स ने कह भी दिया कि 2018 में ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि ट्रम्प का बयान जो था वो भी एक ट्रेलर था, ठीक। दुरुस्त बात। इसी तरह अभी देखिए ये जो इर्द गिर्द पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा लोगों में इंतशार डालने का, ये भी एक ट्रेलर है। और ख़ुद इस वक्त हमारे सियासी लीडरों का एक दूसरे के बारे में ये किरदार कुशी पे और ये गद्दारी के फतवे और ये सारी चीज़ें, ये भी एक ट्रेलर है कौम को लड़ाने का। तो मैंने उनसे कहा कि वो क़यादत यकीनन कोई इक़दाम उठाते हुए ये ट्रेलर्स भी जहन में रखेगी। और जिस तरह इससे पहले भी कहा गया कि आज इस तरह के हालात जो कि जोग्राफियाई एतबार से सख्त हैं, उसका फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको लगता है मैंने आपसे उठा अर्ज़ रही किया है? कि ना मौजूदा लीडरशिप की, फौजी लीडरशिप की ना ये ख्वाहिश होगी, पहले भी जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट का इजहार कर चुके हैं। आज भी जो कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद जो चीज़ें सामने उसमें यही है कि जमहूरियत और आईन और इदारों के इस्तेहकाम की बात उसमें की गई है। लेकिन इस वक्त मुझे ख़तरा 2 वजूहात पे है। एक तो ये है कि मैं हालांकि कंस्पिरेसी थ्योरीज पे ज़्यादा यकीन करने वाला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान में। और दूसरा
मुझे लगता है कि पार्टी की नहीं लेकिन पर्सनली खुद मियां नवाज शरीफ साहब की भी ये कोशिश है कि मार्शल लॉ लग जाए। क्यों? वो कहते हैं कि भाई मुझे तो आने नहीं दिया जा रहा है, जब मेरी छुट्टी की जा रही है न खेडांगे न और खेलेंगे। मेरे साथ वो सलूक हो रहा है जमहूरियत में भी जो अमूमन मार्शल लॉ में किया जाता है, तो वो कहते हैं कि फिर आ जाए ताकि जरदारी साहब भी जो ईंट से ईंट बजाने की बजाय अब ईंट से ईंट लगा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो भी न लगा सके। दूसरा ये जो साहब सुबह शाम उठते बैठते वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं और एम्पायर उनको बुला रहे हैं, तो उनका भी आरज़ू पूरी ना हो जाए। तो एक इस कंटेक्स्ट में कि जब आलमी ताकत की भी ये ख्वाहिश होगी, तो फिर अगर वो ऐसे मजबूर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो तबाही होगी, फिर तो आ भी सकते हैं, फिर तो तबाही मजबूरी होगी, में सिवाय तबाही इसके होगी। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे पश्तो हाँ। में कहते हैं ना कि गीले से मजीद क्या गीला हो जाएगा। इस वक्त नवाज शरीफ की एक तो वो कैफियत है, दूसरी बात ये कि देखिए एक चीज हमें और भी मद्देनजर रखनी चाहिए। मैंने पहले नवाज शरीफ की आमिराना सोच और उन सब चीजों का जिक्र किया, लेकिन बात ये है कि सलूक भी सबके साथ यकसा होना चाहिए। अब मसलन जिस बात पे ख्वाजा आसिफ को गाली पड़ रही है, वो बात अगर इमरान खान साहब जाके इंडिया में एक नहीं दो मरतबा करे तो फिर उनके लिए उससे कुछ भी कोई ना पूछे। हाँ। अच्छा, नवाज शरीफ से तो ये हिसाब लिया जाए, हाँ। लेकिन इमरान खान सिविल नाफरमानी का ऐलान करे उससे तो कोई ना पूछे। वो भी तो एक अनरेस्ट था, वो लेकिन बतौर बिल्कुल ये बात वो और बतौर spokesperson- एक मिनट, वो बतौर वज़ीर आज़म तो अदालतों के सामने पेश हो, लेकिन इमरान खान और कादरी भी इधर इश्तिहारी पढ़ रहे हो और मुशर्रफ भी उधर पढ़ रहे हो, तो फिर यकीनन ये चीजें जहन में उठती हैं कि इस मुल्क में शायद अब भी कोई स्टेट विद इन स्टेट्स है। ये जो एक किसी को बड़ा लाडना बनाना, और नवाज शरीफ भी पास्ट का इमरान खान है, जिस तरह भी ये बात की जा रही थी ना एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, ठीक। यही काम नवाज शरीफ से लिया गया। बेनजीर को गद्दार का हो, बेनजीर को इंडियन एजेंट का हो, हाँ। ठीक है, और अब उन्हीं का- यही उन्हीं काम का किसी पैदावार। और से लिया ये जा रहा काम है। किसी और से। जैसा